हूटर्स में काम करना उतना अजीब नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हाँ, कभी कभी कोई शराबी आदमी या अजीब कमेंट मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर रातों में बस विंग्स, हल्की फुल्की बातें और टिप्स के लिए खराब चुटकुलों पर हंसने का नाटक करना होता है। मुझे वहाँ काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। मैं रूटीन की आदी हो गई थी जब तक कि वो रात नहीं आई। वो मंगलवार का दिन था, रेस्टोरेंट आधा खाली था और मैं बार के पास एक टेबल साफ कर रही थी जब मैंने एक औरत को देखा जिसके बाल अजीब मशरूम कट में थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही काटे हों। उसने भारी स्वेटर पहना हुआ था, जबकि अभी उतनी ठंड नहीं थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो अपना पर्स पकड़े हुए मेरे पास आ गई। हाय बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज मीठी लेकिन अजीब सी थी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सारा। मैं तुम्हारा इंस्टा अकाउंट बाइबल की तरह फॉलो करती हूँ। मैं थोड़ी हैरान हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर टाइप हूँ और किसी ऐसे इंसान से मिलना जो इतनी शान से कहे कि वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे लिए बहुत नया था। ठीक है, मैं आपकी क्या मदद करूँ? वो और ज्यादा मुस्कुराई। ओह, तुम असल में और भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक के लिए टेबल प्लीज। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरी वेट्रेस बनो, कोई और नहीं, बस तुम। जरूर, इस तरफ आइए। वो मेरे पीछे पीछे कोने में एक बूथ तक गई, धीरे धीरे कोई पुराना गाना गुनगुनाते हुए। जब मैंने उसे मेन्यू दिया तो उसने जानबूझकर मेन्यू लेते समय अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों से छुई। तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं। क्या तुम पियानो भी बजाती हो? नहीं, बस ट्रे उठाती हूँ और चीजें गिराती हूँ। वो खिलखिलाकर हंसी, तेज और थोड़ी ज्यादा जोर से। हो, तुम मजेदार हो। तुम्हारे अंदर एक नेचुरल चार्म है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और पूछा कि वो क्या पीना चाहेंगी। उसने मीठी चाय ऑर्डर की। जब मैं वो लेकर वापस आई तो उसने तोप के गोले की तरह पर्सनल सवाल पूछने शुरू कर दिए, जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। क्या तुम पास में रहती हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तुम किस तरह की कार चलाती हो? क्या तुम चर्च जाती हो? आखिर में उसने कहा, जानती हो, मुझे लगता है कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं सारा। शायद इससे भी ज्यादा। मैंने पलकें झपकाई। सॉरी। हाँ, हम कपल बन सकते हैं। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह, ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे असल में एक बॉयफ्रेंड है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया। उसके होंठ सिकुड़ गए, उसकी आंखें काली हो चुकी थी। आदमी हर खूबसूरत चीज खराब कर देते हैं। माफ करना। उसने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ ठंडा था। तुम्हें खुद को उनमें से किसी एक पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैम, मुझे छोड़िए। डोरेन, मुझे डोरेन कहो, और मैं तुम्हारी मैम नहीं हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए, ठीक है? जल्द ही हमारी बातचीत एक गर्मा-गर्म बहस में बदल गई और डोरेन मुझ पर चिल्ला रही थी। टॉम, मेरे मैनेजर, ने कमरे के दूसरी तरफ से देखा और मेरे पास आया। सब ठीक है ना यहाँ पर? वो ठीक है, डोरेन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। वो अजीब टूटी मुस्कान, वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। हम बस लड़कियों वाली बातें कर रहे थे। टॉम ने मेरी तरफ देखा। तुम ठीक तो हो सारा? मैंने टॉम को समझाया कि डोरेन मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव कर रही थी। टॉम ने फौरन मेरा साथ दिया और डोरेन को जाने के लिए कहा। जब टॉम ने उसे बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी दी तो उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बहुत नफरत और गुस्से भरे थे। फिर भी जाने से पहले वो मुझे देखकर मुस्कुराई और टॉम को गुस्से से देखा। मामला वहीं खत्म हो गया। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मेरा बॉयफ्रेंड इवान काम के बाद मुझे लेने आया। मैं उसके शब्दों को बार बार सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जिस तरह से उसने मेरा नाम लिया था, उसकी पकड़ की ताकत। इवान ने मुझे टेंशन में देखा और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। घर जाते समय मैंने उसे डोरेन के बारे में बताया। उसने उसे साइको कहा और मुझसे कहा कि अगली बार जब मैं उसे देखूं तो उसकी रिपोर्ट करूं। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं अपने फोन की घंटी बजने से उठी। ये एक काली थी, मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की। उसकी आवाज कांप रही थी। सारा, क्या तुमने सुना? क्या सुना? टॉम मर गया। मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट हुई। उसकी लाश रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली में मिली। उसे चाकू मारा गया था, जैसे बहुत बेरहमी से। पुलिस को लगता है कि हमारे स्टोर बंद करने से ठीक बात हुआ। मैं वहीं बिस्तर पर बैठी दीवार को घूर रही थी। टॉम ने मेरे लिए उससे दुश्मनी मोल ली थी और इसमें कोई शक नहीं है कि बदला लेने वाली वही हो सकती है। लेकिन मेरे पास क्या सबूत है? पूरे दिन में ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई कि ये सब जुड़ा हुआ था। डोरेन का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। वो गुस्से भरी नजर जिससे उसने उसे देखा था,
उस शाम मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर एक छोटा सा पैकेट पड़ा मिला। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। मेरा नाम साफ सुथरी लिखावट में लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ईवान ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया होगा, इसलिए मैं उसे अंदर ले गई और किचन काउंटर पर खोल दिया। मैंने उसे फौरन गिरा दिया। दिल जोरों से धड़क रहा था। खून से सने टिश्यू के ढेर के नीचे एक मुड़ा हुआ नोट था। ऐसा लग रहा था जैसे कांपते हुए हाथों से जानबूझकर लिखा गया। उस पर लिखा था, तुम्हें ना नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसी वक्त ईवान को फोन किया। उसने मुझसे दरवाजे बंद करने और पुलिस को फोन करने को कहा। मैंने किया। वो पैकेट ले गए, रिपोर्ट लिखी, लेकिन कहा कि अगर यह साबित नहीं होता कि उसी ने किया है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल मुझे मुश्किल से ही नींद आती है। घर में हर आवाज से मैं चौंक जाती हूँ। तब से मैं काम पर नहीं गई। मुझे लगता है कि मुझे शहर छोड़ देना चाहिए, कहीं नई जगह पर नई शुरुआत करनी चाहिए। ईवान को लगता है कि मैं ज्यादा सोचने लगी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल रात जब मैं अपने लिविंग रूम की खिड़की के पास से गुजरी तो मुझे शीशे में एक परछाई दिखी। फुटपाथ पर मैंने डोरेन को हमारेकते हुए देखा। मुझे पता है कि वो इतनी आसानी से इस बात होने वाली। हूटर्स में लेट नाइट शिफ्ट करना कोई ग्लैमरस काम नहीं है। ज्यादातर रातें रूटीन होती थी। फ्रायर में खाना तलने की आवाज, ऑर्डर आते रहते थे और बातचीत और बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज आती रहती थी। मुझे कोई किसी चीज से परेशानी नहीं हुई उस रात तक। रात के करीब 11:50 बज रहे थे। मैं ग्रिल साफ कर रहा था, अपना साइट प्रेप खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी खिड़कियों पर हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। एक डिलीवरी ट्रक चुपचाप पिछले दरवाजे के बाहर आकर रुका। ये आम ब्रांडेड डिलीवरी वैन नहीं थी। अंदर किसी ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर नीचे उतरा। उसके हाथ में 3 बिना निशान वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे। उन पर काले पेन से लिखा था, प्रीमियम कट्स। ड्राइवर ने ब्रांच मैनेजर कार्ल को एक क्लिपबोर्ड दिया। वैसे तो वो आदमी काफी नॉर्मल लग रहा था, जो शायद अपने मिड-30s में होगा। चिकने बाल, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मुझे बेचैनी हो रही थी। उस रात उसने रसीद पर नजर नहीं डाली। उसने सीधे उसे अपनी जेब में डाला और बड़बड़ाया, इन्हें अकेला छोड़ दो, बस फ्रीजर का स्टॉक है लुई। मैंने सर हिलाया, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बॉक्स भारी थे, टेप उखड़ रहा था और उनमें से अजीब सी गंध आ रही थी। कार्ल ने उन्हें ऐसे अंदर धकेला जैसे वो कुछ भी नहीं थे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैंने पंच किया, अपनी चाबियां ली और अपनी कार की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की गली में पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना फोन प्रेप टेबल पर छोड़ आया हूं। कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं बस उसे लेकर चला जाऊंगा। मैं वापस अंदर गया और इस बार मैंने देखा कि फ्रीजर आम दिनों से ज्यादा जोर से बज रहा था। मैं डर गया। दरवाजा जिसे कार्ल ने जोर से बंद किया था अब थोड़ा खुला हुआ था। मेरे पास उसे खोलने का कोई कारण नहीं था। उसने खास तौर पर मुझसे बॉक्स को अकेला छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन कुछ तो था जो मुझे परेशान कर रहा था। जिज्ञासा, एक अंदरूनी भावना। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी, जिससे मेरे चश्मे पर धुंध जम गई जो मैंने पहने थे। मैं अंदर गया। मेरी आंखें फ्रीजर की हल्की रोशनी में एडजस्ट हो रही थी। मैंने एक बॉक्स देखा, खुला हुआ। कसम से मेरी धड़कन रुक गई। कच्चे बांस के वैक्यूम सील बैग बाहर बिखरे पड़े थे, बहुत ही अजीब ढंग से रखे हुए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई बॉक्स फट गया होगा, लेकिन कुछ तो गलत था। कट्स अजीब और टेढ़े मेढ़े थे। रंग खराब था, ताजा लाल नहीं बल्कि एक बीमार जैसा भूरा गुलाबी रंग, जिसे देखकर मेरा मन खराब हो गया। परेशान करने वाले रंग के अलावा एक टैटू भी था। वो हल्का था, पैकेजिंग के नीचे लगभग अदृश्य, लेकिन पहचानने में कोई गलती नहीं थी। कलाई पर एक छोटा क्रिसेंट मून का टैटू। मेरा खून जम गया। वो टैटू, मैं उसे जानता था। हमारी लापता हूटर्स वेट्रेस में से एक जेना के हाथ में ठीक वैसे ही टैटू था। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा, अपना फोन ढूंढने लगा। हाथ कांप रहे थे। मैंने 911 डायल किया। हेलो, वहाँ हूटर्स के फ्रीजर में इंसानी मांस है। आपको किसी को भेजना होगा, प्लीज जल्दी कीजिए। डिस्पैचर ने ऐसे सवाल पूछे जो मुझे मुश्किल से सुनाई दिए। मैं हर आवाज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। फ्रीजर की गुनगुनाहट, खाली सड़क और मेरी अपनी खुद की सांसें। मैं उन्हें पता बताना ही वाला था कि एक आवाज ने मुझे रोक दिया। तुम नहीं समझते लुई। मैं घूम गया। कार्ल वहां खड़ा था। गली की रोशनी में चाकू चमक रहा था। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी आंखें गुस्से भरी और काली थी। तुम ऐसी चीजें देख रहे हो जो वहां नहीं है।
मैंने उसे देखा। मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। वो टैटू, ये उसी का है, वो इंसान। कार्ल करीब आया, चाकू को थोड़ा ऊपर उठाया। तुमने गलत सुना, तुमने गलत समझा। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैं फौरन पीछे हटा, कूड़ेदान से टकरा गया। मेरा एड्रेनलिन बढ़ गया। मैंने फोन कान से लगाया और उसमें से फुसफुसाया, वो यहाँ है, उसके पास चाकू है। डिस्पैचर ने मुझे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि पुलिस रास्ते में थी। कार्ल ने हमला किया, बस एक तेज वार, हमले से ज्यादा धमकी। मैं बच गया और सड़क की ओर भागा, चिल्लाते हुए भागा, मदद, कोई मेरी मदद करो। मैं पुलिस का इंतजार करते हुए कचरे के थैलों के ढेर के पीछे छिप गया। जब वो पहुंचे तो उन्हें कार्ल अंदर मिला। वो उन मांस के डिब्बों को एक बड़े बैग में रख रहा था, शायद भागने का प्लान बना रहा था। उन्होंने उसे जल्दी पकड़ लिया। उसने मना नहीं किया, लेकिन जैसे उन्होंने उससे हथकड़ी लगाई, मैंने देखा कि उसकी आंखों में घबराहट कुछ ठंडी और ज्यादा सोची समझी चीज में बदल गई। उन्होंने फ्रीजर की तलाशी ली और भी डिब्बे मिले। उन्होंने उन्हें सावधानी से खोला। दस्ताने पहने हाथ सर्जन की तरह चल रहे थे। हर डिब्बे में वैक्यूम सील्ड इंसानी अवशेष थे। मैं उनमें से ज्यादातर को सीधे नहीं देख पाया, लेकिन टैटू साफ दिख रहे थे। जेना, एक लापता कुक और यहां तक कि एक दूसरी ब्रांच की मैनेजर भी। कार्ल ने इसे टालने की कोशिश की। उसने कहा कि वो स्पेशल इवेंट्स के लिए प्रीमियम कट हैंडल करता था और कुछ गलतफहमी हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं मानी। सबूत, डीएनए, फिंगरप्रिंट सब उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने उसे बाहर ले जाते हुए देखा। वो अब भी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, अब भी बहस करने की कोशिश कर रहा था। और मुझे एक बात समझ में आई जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। वो इन लोगों को इंसान नहीं समझता था, बस सामान समझता था। प्रीमियम कट्स, वो उन्हें यही कहता था। मैं उस हुटर्स में कभी वापस नहीं गया। मैं नहीं जा सकता था, मैं नहीं जा पाया। उन्होंने मुझे काउंसलिंग और दूसरी जगह नौकरी का ऑफर दिया। मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे फिर से सेफ महसूस हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने रेस्टोरेंट का काम पूरी तरह छोड़ दिया। कभी कभी देर रात में अब भी उस ठंडे डर के साथ जाग जाता हूं जो मुझ पर हावी हो जाता है। टैटू की याद, जिस तरह से उसने चाकू पकड़ते समय मुस्कुराया था, ये एक ऐसी परछाई है जिसे मैं हटा नहीं सकता। मैं कभी कभी हाईवे पर हुटर्स के पास से गुजरता हूँ। बिल्डिंग की लाइटें उसी जानी पहचानी नारंगी रोशनी में जलती हैं और मुझे पेट में वही एहसास होता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे वो बक्से अब भी वही हूँ, अगले शिफ्ट का इंतजार कर रहे हूँ। उस अगले इंसान का जो सोचता है कि वो सेफ है। क्योंकि मैं सिर्फ कार्ल जैसे आदमियों से नहीं डरता, मैं उन लोगों से भी बहुत डरता हूं जिन्होंने उसके प्रीमियम कट्स को ऑर्डर किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हुटर्स में नौकरी मेरा लोगों को देखने का नजरिया बदल देगी। जब मैंने पहली बार शुरू किया था तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए था। कॉलेज की फीस देने, किराया भरने और शायद अपनी कार खरीदने के लिए पैसे बचाने का एक तरीका। पैसे अच्छे थे, काम के घंटे बहुत मुश्किल थे और यूनिफॉर्म भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे ये सब सहना पड़ा। ज्यादातर रातें ठीक ठाक होती थी। नशे में धुत लोगों के जोर जोर से बात करने वाले ग्रुप, जिनके लिए हमें नकली मुस्कान दिखानी पड़ती थी उस उम्मीद में कि हमें ज्यादा टिप मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे आदत ना हो। आप सीखते हैं कि चीजों को कैसे हल्के में लेना है, शांत रहना है और किसी की हद पार करने से पहले वहां से चले जाना है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं ऐसे घटिया आदमी से मिली जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। ये गुरुवार की शिफ्ट थी, ऐसी जो कभी खत्म नहीं होती थी। मैं पहले ही कुछ घंटे से लगातार काम कर रही थी जब एक आदमी अंदर आया। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो मुसीबत है। शायद 40 की उम्र के बीच का होगा, चिकने बाल, सोने की चेन, उस तरह का कॉन्फिडेंस जो कुछ लोग बैच की तरह पहनते हैं। उसने पूरे कमरे को देखा, फिर मेरे सेक्शन में एक टेबल चुनी। मैंने अपनी रोज वाली कस्टमर सर्विस मुस्कान चेहरे पर ली और उसके पास गई। हे, हुटर्स में आपका स्वागत है, मैं आपके लिए पीने के लिए क्या लाऊं? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई ऐसी चीज देख रहा हो जिसे उसने पहले खरीद लिया हो। तुम, उसने मुस्कुरा कर कहा, फिर बियर, जो भी ठंडी हो। मैं जबरदस्ती हंसी, वैसी ही जैसी हम सब नकली हंसी हंसते हैं। अभी लाती हूँ। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी उसने कहा, और ज्यादा मुस्कुराओ जाने मन, ये तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलती रही। 10 तक गिना और खुद से कहा कि बस एक और बेवकूफ है जिसका दिन खराब गया है। जब मैं उसका ड्रिंक लेकर वापस आई तो वो टेबल पर झुक गया, बहुत ज्यादा करीब। तुम परेशान लग रही हो, उसने कहा। शायद मैं बाद में तुम्हारी मदद कर सकूं। सर, मैंने जितना हो सके शांत होकर कहा, अगर आप इसी तरह बात करते रहे तो मुझे अपने मैनेजर को बुलाना पड़ सकता है।
वो मुस्कुराया, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। अरे थोड़ा खुश हो जाओ डार्लिंग, तुम लड़कियां ऐसा दिखावा करती हो जैसे तुम्हें अटेंशन पसंद नहीं हो। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मुझे पहले ही एटीट्यूड के बारे में चेतावनी दी गई थी। मेरे मैनेजर रोनाल्ड हमेशा कहते थे, कस्टमर तुम्हारा किराया देता है, तुम्हारा घमंड नहीं। तो मैंने जोर से मुस्कुरा कर कहा, क्या आप कुछ खाना ऑर्डर करना चाहेंगे? वो और ज्यादा मुस्कुराया, अपने पीले दांत दिखाते हुए। क्या तुम अपनी शिफ्ट के बाद मेरे साथ घर चलोगी? मैं तुम्हें एक रात में इस जगह से 1 महीने से मिलने वाले पैसे से ज्यादा दूंगा। मैं जम गई, मेरा गला सूख गया। फिर वो हंसा, जोर से, नकली हंसी, जैसे उसे लगा कि ये कोई मजाक है। निकलो यहाँ से। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती, मैंने उसे जवाब दिया। रेस्टोरेंट में चारों ओर की हंसी रुक गई। कुछ टेबल मेरी तरफ देखने लगे। रोनाल्ड तुरंत आया, ऐसे तेवर दिखाते हुए जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। फियोना, एक बात सुनो। उसने मुझे एक तरफ खींचा, उसकी आवाज धीमी लेकिन तेज थी। तुम कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकती। उसने मुझे परेशान किया। मैंने फुसफुसाया, उसने मुझे पैसे ऑफर किए। मुझे परवाह नहीं है कि उसने क्या कहा, तुम प्रोफेशनल रहो, कस्टमर्स सबसे पहले आते हैं, ठीक है? मुझे लगा जैसे मेरा पेट अंदर धंस गया हो। मेरे पीछे वो आदमी हंसा, अपने बियर को ऐसे घुमा रहा था जैसे दुनिया की सबसे मजेदार चीज हो। देखा, तुम्हारे बॉस को भी पता है कि ये कैसे काम करता है। मैं कांपते हुए मुड़ी। मैंने कहा, निकलो यहां से। वो खड़ा हुआ, उसका शरीर काफी बड़ा और भारी था, जिससे सस्ती परफ्यूम और घमंड की बदबू आ रही थी। उसका हाथ तेजी से बढ़ा और मेरी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द होने लगा। चलो बेब, उसने ताना मारा। तुम मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ जाती? यही तुम्हारा काम है ना? मैंने दूर हटने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे और जोर से खींचा। मेरी नजरें रोनाल्ड पर गई। वो बस वहीं खड़ा था, जमा हुआ, जैसे उसे पता ही नहीं था कि किसका साथ दे। मैं रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में कैसे निकलूं। तभी कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। हम सब मुड़े। अगली टेबल से एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था, चौड़े कंधे, साफ सुथरा, अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा था। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी आवाज में खतरनाक तरह का अधिकार था जिससे आप बहस नहीं कर सकते। अपने काम से काम रख बुड्ढे, उस घटिया आदमी ने थूक कर कहा। वो आदमी और करीब आया, मुठियां भींची हुई थी। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, उस कमीने ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तू मुझे रोकेगा? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस आदमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में कोई गोली चलने की आवाज जैसी गूंजी। उसके ऊपर से अपने हाथ हटा, उसने फिर से धीमी और ठंडी आवाज में कहा। वो आदमी लड़खड़ाकर पीछे हटा, अपना गाल पकड़ते हुए। रोनाल्ड को आखिरकार होश आया और वो चिल्लाया, बस बहुत हो गया, सब शांत हो जाओ। पत्नी पहले ही 911 डायल कर रही थी। वो घटिया आदमी चिल्ला रहा था, इसी ने ऐसा करवाया, तुम सबने देखा, वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। अगर ये भी किया हो तो भी तुम्हें किसी लड़की को चीज की तरह समझने का कोई हक नहीं है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मेरी कलाई में दर्द हो रहा था और मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मैं उस पल को बार बार अपने दिमाग में सोच रही थी। उसका हाथ मुझ पर, उसकी आवाज और रोनाल्ड की चुप्पी। जब पुलिस आई तो वहां अफरा तफरी मच गई। उन्होंने सबसे पूछताछ की। पत्नी ने उन्हें अपना फोन दिया। उसने आखिरी मिनट की रिकॉर्डिंग तक कर ली थी। वीडियो में सब कुछ दिख रहा था, उसका पकड़ना, उसकी बातें, मेरा रिएक्शन और थप्पड़। उन्होंने उसे वहीं रेस्टोरेंट के बीच में हथकड़ी पहना दी। जब वो उसे घसीट कर बाहर ले जा रहे थे तब भी वो चिल्ला रहा था, ये खत्म नहीं हुआ, तुम देखोगे। रोनाल्ड ने मामले को शांत करने की कोशिश की। बिजनेस के लिए बुरा है, जैसी कुछ बातें बड़बड़ाते हुए। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं अपना एप्रन भी नहीं खोल पा रही थी। जिस आदमी ने मेरी मदद की थी उसका नाम ओलिवर था। वो पुलिस के जाने तक वहीं रुका रहा। जब आखिरकार सब शांत हो गया तो मैं रोते हुए उसके पास गई। थैंक यू, मैंने फुसफुसा कर कहा। वो प्यार से मुस्कुराए। इसकी जरूरत नहीं है। हर कोई जिंदगी में कड़ी मेहनत करता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन इज्जत वो बहुत जरूरी होती है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उसने क्या कहा था। उसके और उसकी पत्नी के जाने के बाद मैं जल्दी काम खत्म करके चली गई। मेरी कलाई पर चोट के निशान थे जहां उस कमीने ने मुझे पकड़ा था। रोनाल्ड ने माफी नहीं मांगी। उसने बस कहा कि अगली बार मुझे ऐसा सीन न बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने नौकरी छोड़ दी।